भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक सुंदर देश है। अपनी बेशुमार सुंदरता के लिए जाना जाने वाला यह देश अपने गर्भ में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। आइए जानते हैं भारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रहस्य के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स मूव अहेड। 500 साल पुरानी लामा ममी भारत के हिमालय पे एक छोटा सा गांव स्थित है जो काफ़ी रहस्यमयी माना जाता है। इस गांव की सीमा पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। इस दरवाजे के अंदर 500 साल पुरानी मम्मी शीशे के चैम्बर में रखी हुई हैं। लोगों का मानना है कि ये एक बौद्ध भिक्षु की देह है। यह जिंदा है लेकिन गहरी साधना में लीन है। देखने में यह बेहद ही डरावनी है, लेकिन ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये मम्मी बैठी हुई साधना में लीन नजर आती है। लोगों ने जब इसे देखा तो इन्हें इसी अवस्था में पाया। फिर उन्होंने इसके चारों ओर दरवाजे बना दिए और अब यहाँ इनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है इसे कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये देह अभी तपस्या में लीन है और कुछ समय पश्चात ये अपने चेतन अवस्था में आएगी। तेजो महालय ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है और इसकी खूबसूरती देखकर सभी चौंके हुए हैं। क्या सच में आपको इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में पता है? आम लोगों को आज तक यही पता था कि ये सुंदर ताजमहल शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया गया था, लेकिन दिल्ली के प्रोफेसर पीएन द्वारा यह दावा किया गया है कि यह ताजमहल शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि यह एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे तेजो महल के नाम से जाना जाता था। शाहजहां ने इसमें कुछ चेंजेस करके इसमें अपनी पत्नी की कब्र रखवा दी थी, लेकिन प्राचीन इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि मुगल शासक अक्सर खूबसूरत चीज़ों की सुंदरता से मोहित होकर उसे अपनी बेगमों को तोहफे में दे दिया करते थे। वास्तव में यह इमारत कब, कौन और किसने बनवाई, आज तक इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाया है। अशोक सम्राट के 9 गुप्त लोग पुराणों के द्वारा यह बताया जाता है कि 273 ईसा पूर्व अशोक ने 9 ऐसे गुप्त लोगों का समूह बनाया था और इस समूह के हर व्यक्ति को अलग अलग रहस्यमयी किताब दी गई जिसमें अनंत ज्ञान था। कहा जाता है इन किताबों में टाइम ट्रैवल और एंटी ग्रेविटी जैसे रहस्य मौजूद थे। ये भी बताया जाता है कि इस किताब के कुछ हिस्से के लीक हो जाने से ही जूडो कराटे की खोज हुई थी। कहा जाता है ये 9 रहस्यमयी लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और बताया जाता है कि अकेले ही ये बड़ी बड़ी सेनाओं को भी खत्म कर दिया करते थे। यम द्वार चीन के तिब्बत से 30 मिनट की दूरी पर एक द्वार है जिसे यम द्वार के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये पवित्र कैलाश पर्वत के मार्ग में पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार या यमराज देवता के घर तक जाने का मार्ग बताया जाता है। कहा जाता है यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। यहाँ ऐसी बहुत सी घटनाएं भी हुई हैं। साथ ही इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है कि इस मंदिर के द्वार को किसने और कब बनवाया था। काफ़ी सारे रिसर्च किए गए लेकिन इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। जुड़मों का गांव केरल में एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं। इसका नाम है कोढ़नी। 2000 की जनसंख्या वाले इस गांव में 250 से भी ज़्यादा जुड़वा बच्चे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये संख्या हर साल बढ़ती है। हाल ही में जुड़वा बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है और अब यह संख्या 350 पहुंच गई है। कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर इस गांव में जुड़वा बच्चों की संख्या कैसे बढ़ रही है। ये गांव इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी इनकी खबर आ चुकी है। भारत का एक ऐसा वीर जवान जो शहीद होने पर भी भारत की सीमा पर ड्यूटी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, जो सिक्किम में पोस्टेड थे। एक दिन वह खच्चरों के समूह को नाथुला दर्रा के पास से ले जा रहे थे।
कि अचानक उनका पैर फिसल गया और गहरी खाई में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसी रात अपने दोस्त सैनिक के सपने में उसकी आत्मा आई और अपने शरीर का पता बताकर चली गई। अगले ही दिन उनका पार्थिव शरीर खोज लिया गया और उनकी आत्मा का चमत्कार देखते हुए वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। कहा जाता है कि अब उनकी आत्मा हमारी देश की सेवा में विराजमान है और समय समय पर विरोधी देशों की गतिविधियों के भी बारे में बताते रहते हैं। उनकी समाधि को अब एक मंदिर में तब्दील कर दिया गया है जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रहलाद जानी। गुजरात के महसाणी जिले में रहने वाले 90 साल के प्रहलाद जानी बाबा को चुनरी वाली माता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लगभग 80 साल से कुछ भी नहीं खाया पिया है। इनका जन्म 13 अगस्त 1929 में हुआ था और यह 11 साल की ही उम्र में माता अम्बे के बहुत बड़े भक्त बन गई। प्रहलाद जानी बाबा जी ने स्वयं बताया कि जब वह 12 साल के हुए तो उनके पास कुछ साधु आए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। फिर उसके बाद 3 कन्याएं आईं और उन्होंने उनकी जीभ पर उंगली रख दी, जिसके बाद से ना तो उन्हें भूख लगी और ना ही प्यास लगी। यहाँ तक ही नहीं, तब से लेकर 80 साल तक ना तो बाबा जी ने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, बल्कि मलमूत्र जैसी दैनिक क्रियाओं को भी बाबा जी ने अपने योग से रोक रखा है। इसका पता लगाने के लिए जब कुछ डॉक्टरों ने बाबा जी को 15 दिन तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा तो वो भी यह देखकर चौंक गए कि आखिर यह इंसान कैसे जीवित है। डॉक्टर 2003 और 2005 में भी प्रहलाद जानी जी की अच्छी तरह से जांच कर चुके हैं। इस जांच की अगुवा रहे अहमदाबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा कि जाने अनजाने में उनके शरीर का ट्रांसफॉर्म हुआ है और वह बाहर से शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हें कैलोरी यानी भोजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने एक एक सेकंड तक इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और इनकी अच्छे से जांच परख की, लेकिन हमने ना ही उनमें इन्हें कुछ खाते हुए देखा और ना ही पीते हुए देखा और ना ही मलमूत्र जैसी दैनिक क्रिया को करते हुए देखा। तो गाइस, जब बात हो रही है रहस्यमयी चीज़ों की, तो मैं अभी आपको एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। ये स्टोरी है राहुल की, जो कि 22 साल का है, जो कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा है। हर इंसान की लाइफ में 2 फेज़ आते हैं, एक खुशी गम, फिर गम खुशी। ऐसे ही तो जो राहुल का है वो इस टाइम सैड फेज़ चल रहा है। तो उसका एक रेगुलर पैटर्न है, जब भी वो सैड होता है तो वो मरीन ड्राइव में जाके बैठ जाता है, जहाँ उसे जाके बहुत शांति मिलती है। तो राहुल का जो सैड फेस है वो इसलिए क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हुआ है। 2-3 साल का रिलेशनशिप था उसका, उसके बाद ब्रेकअप हुआ है, तो वो काफ़ी सैड है। उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, इसी वजह से उसके दोस्त हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो जो उसके फ्रेंड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हंसी मजाक करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा हंसी मजाक करने लगो तो एक लाइन अगर क्रॉस होने लगती है तो इंसान हंसी मजाक तो ठीक है लेकिन बुली होने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हंसी मजाक उसके दोस्त इस लेवल तक करते हैं कि इंसान बुली होने लगता है। मतलब वो तो उसके अच्छे फ्रेंड हैं और राहुल की केयर भी करते हैं, लेकिन आज उनकी कुछ ऐसी हंसी मजाक के कारण उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आज हम ये स्टोरी सुनने जा रहे हैं। तो एक दिन शाम का वक्त था, तो राहुल बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, मतलब लाइक अ डिप्रेशन, मतलब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड एंग्जाइटी वगैरह हो रही थी। तो वो मरीन ड्राइव पे चला गया। तो वो अपने दोस्तों को भी बता देता है। तो उनके दोस्त कहते हैं कि तुम वहाँ रुको और 2-3 दोस्तों को और लेके आते हैं। बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही सैड बैठे रहोगे तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, जो कि अच्छा नहीं है, तो चलो पार्टी वगैरह करते हैं। तो उनका दोस्त एक बियर की बॉटल निकालता है, तो राहुल इतने में गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरा मूड नहीं है पीने का। उनके दोस्त में एक दोस्त का नाम होता है अभिनव। तो अभिनव कहता है कि यार कुछ तो मिसिंग लग रहा है, अगर कुछ खाने को होता तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाती। तो सारे दोस्त कहते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। और राहुल उधर मुंह बना के बैठा रहता है, वो काफ़ी सैड रहता है और सोचता रहता है कि मैं फालतू में इन सबको ले आया, मुझे अकेले ही आना चाहिए था।
और वो उधर चारों अपना हंसी मजाक करते रहते हैं, इधर उधर कुछ खाने को ढूंढते रहते हैं और उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। तो नीचे एक चीज़ पड़ी हुई मिलती है तो उसे उठा लेते हैं और हाथ से क्रश वश करते हैं, साफ़ वगैरह करते हैं और फिर राहुल के पास जाते हैं और राहुल से कहते हैं कि लो तुम खाओ। तो राहुल बोलता है कि ये क्या है, मुझे नहीं खाना कुछ। कहेंगे नहीं, तुम्हारा मूड सैड है, तुम्हें पहले खाना होगा, तुम आंखें बंद करो और खाओ। तो फिर राहुल भी मान जाता है, ठीक है, और आंखें अपनी बंद कर लेता है। तो उसके मुंह में एकदम से डाल देते हैं। तो जैसे उसके राहुल के मुंह में जाता है वैसे ही वो उसे थूक देता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या तुमने खिला दी। तो कहता है यार हमें कुछ खाने को नहीं मिला, चखना वगैरह कुछ नहीं था, तो हमें नीचे मिला और इसे ही खिला दिया। तो आखिर है क्या ये। तो बताता है कि ये नींबू है और मिर्ची है जिसमें नींबू डाल के मैंने तुम्हें खिला दिया। क्योंकि अच्छा, तो अचानक से तुम्हारे पास कहाँ से ये आ गई। राहुल जब पूछता है तो वो बताते हैं कि ये नीचे पड़ी हुई थी और हमने उठा के इसे तुम्हें खिला दी, और आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं। तो राहुल देखता है कि ये कोने में मतलब एक धागा है और उसके नीचे नींबू बांधा हुआ है और उसमें मिर्ची लगी हुई है जो इन लोगों ने उठाई थी और उसी में से नींबू और मिर्ची निकाली थी। काफ़ी रात हो जाती है और सब अपने अपने घर लौटने लगते हैं। तो राहुल जाता रहता है और सोचता है कि पता नहीं मेरे दोस्त कैसे मिले हैं, कहीं पे भी हंसी मजाक करने रहते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं और सब अपने अपने घर पहुंचते हैं। तो राहुल अपने घर पहुंचता है तो सोने के लिए आंखें जब बंद करता है अपनी, तो उसे बहुत अजीब अजीब से ड्रीम्स आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके दोस्त उसके मुंह में कुछ ज़बरदस्ती डाल रहे हों, भर रहे हों, जैसा मरीन ड्राइव में उसके साथ हुआ था। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कुछ दूसरा ही व्यू रहता है कि बहुत ही भयानक टाइप का वो रहता है कि उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहे हों, और धीरे धीरे उसका डिप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो बहुत बार सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तो फिर वो अचानक से उठ जाता है और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होता रहता है। तो वो सोचता है कि उसे नींबू पानी पी लेना चाहिए, और उसने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर ली होती है तो उसे लगता है कि ज़्यादा चढ़ गई है उसे। तो जब वो नींबू पानी पीने जाता है, नींबू काटता है और पानी में डालता है, और जैसे वो पानी पीना स्टार्ट करता है वो देखता है कि पूरा का पूरा पानी का कलर लाल हो चुका है। फिर वो ग्लास अपने हाथ से छोड़ देता है और ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे लाल लाल कलर गिरा हुआ है। फिर वो सोचता है कि क्या इस ग्लास में पहले किसी ने शरबत बनाया था। फिर उसकी नज़र चाकू की तरफ जाती है तो देखता है कि चाकू में भी लाल कलर लगा हुआ है। फिर उसकी नज़र नींबू की तरफ जाती है तो वो देखता है कि नींबू में भी लाल कलर लगा हुआ है। जब वो नींबू उठा के अच्छे से देखता है तो नींबू में कोई लाल कलर नहीं लगा हुआ होता, बल्कि पूरा का पूरा नींबू लाल कलर का ही होता है। और उसे ऐसा लगता है देख के जैसे कि उसमें खून भरा हो, और काफ़ी अजीब टाइप का, जैसे किसी बॉडी पार्ट को काट लो तो खून निकलता है, वैसे ही उस नींबू को भी देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसने किसी बॉडी पार्ट को काट दिया हो। फिर वो सोचता है कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। उसे लगता है कि ड्रिंक की वजह से हो रहा है या उसने एंटी डिप्रेशन की दवाएं खाई थी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि वो जानता रहता है कि डिप्रेशन की दवा खाने से भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और उसके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। तो वो वापस अपनी बेड की तरफ चला जाता है। फिर वो काफ़ी सोने की कोशिश करता है, अपना सर पकड़ा रहता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है। किसी तरीके रात गुजर जाती है, फिर दिन होता है। फिर वो अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज से जब पढ़ के आता है अपने घर पे तो उसे फिर अकेला फ़ील होने लगता है। एक तो ब्रेकअप के बाद का वो फेज़ होता है, वो जब भी अकेले बैठता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो फिर मरीन ड्राइव जाने की सोचता है, और वो अब के बाद प्लान बनाता है कि वो अपने दोस्तों को नहीं बताएगा, क्योंकि वो बेवकूफ़ आ जाते हैं और सब कुछ ख़राब कर देते हैं, मूड और ख़राब हो जाता है। तो वो अकेले मरीन ड्राइव पे चला जाता है। वहाँ पे वो बैठा रहता है अकेले और काफ़ी चीज़ें सोचता रहता है, और टाइम बीतता रहता है। 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, देखते देखते टाइम बीतता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता है। पहले तो जब वो आया रहता है तो वहाँ पे कुछ लोग आए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, वैसे वैसे लोग कम होते जाते हैं, और धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और उसे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। उसे मन कहता है कि वो बस वहीं बैठा रहे और उसे जो भी सोचना है सोचता रहे, और उसे घर बिल्कुल भी नहीं जाना है। टाइम बहुत ही ज़्यादा बीत चुका रहता है और जो लोग वहाँ पे रहते हैं अब सब अपने अपने घर जा चुके हैं, अब वहाँ कोई भी नहीं है और वो अकेला बैठा हुआ है। फिर वो अकेले बैठ के सोचता ही रहता है कि अचानक उसे ऐसा फील होता है कि उसके पैर पे आके पानी जैसा कुछ हुआ है। तो वो देखता है कि नदी तो अभी भी उससे काफ़ी दूरी पे है और इतना ऊपर पानी आना तो पॉसिबल नहीं है। और फिर वो खड़ा होता है और अपने घर जाने के लिए तो फ्लैश लाइट जलाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी होती है।
तो जब वो फ्लैश लाइट जला के देखता है अपने पैर पे, तो उसे दिखता है कि उसके पैर पे पानी नहीं लगा है बल्कि खून लगा है, गाढ़ा गाढ़ा लाल खून। फिर वो जब टॉर्च से फ्लैश लाइट से देखता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है, तो देखता है उसी साइड में कुछ दूरी पे एक लड़की खड़ी है जिसके बाल खुले हुए हैं और लाल सूट पहन के वो खड़ी है और उसके हाथ में एक हथौड़े टाइप का कुछ है। और देखते ही देखते वो अपने सर पे हथौड़ा मारने लग जाती है और वो इतनी तेज़ तेज़ हथौड़ा मार रही होती है कि उसका सर से खून निकलने लगता है और वो जो खून निकल रहा है वो बहते बहते उसके पैर तक आ रहा है। और वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और लड़की बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ हंसते जा रही है। जितनी बार वो हथौड़ा मार रही है उसकी स्माइल और भी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। तो उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बस भागने लग जाता है। फिर देखता है कि फिर वो भागते भागते पीछे देखता है तो वो लड़की भी उनके पीछे पागलों के जैसे भागते भागते आ रही होती है। फिर वो भागते भागते जब कुछ दूरी पे पहुंचता है तो वो पीछे मुड़ के जब देखता है भागते भागते ही, तो देखता है कि लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। और वो फ्लैश लाइट जला के जब अपना पैर देखता है तो जो खून अभी लगा हुआ था उसके पैर में वो भी साफ़ हो चुका है। और उसे पागलों के जैसे ऐसे घबराए हुए और पसीना पसीना पूरा हो चुका है, इतना डरे हुए जब लोग देखते हैं उसे तो उसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतना घबराए हुए कहाँ दौड़ रहे हो। लेकिन वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा घबरा गया होता है। और उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि उसे किसी भी तरह अपने घर पहुँचना है। फिर वो जब अपने घर पहुँच जाता है, कोने में जाके बैठता है, तो फिर वो रियलाइज़ करने लगता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। लड़की का दिखाई देना, हथौड़ा लेके खून लगना। फिर जब वो ये सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है तो उसे लगता है कि वो लड़की कोई साइको होगी या मेंटली डिस्टर्ब होगी जो खुद को हार्म पहुंचाना चाहती है। वो एक बारी सोचता भी है कि वो पुलिस में जाए और कंप्लेन करे, लेकिन फिर सोचता है कि जाने दो, उसे जो करना है करे, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। वो इतना ज़्यादा डर चुका होता है। फिर वो रात में जाता है बेड पे सोने के लिए। तो जब वो सोता रहता है कि लगभग 2 या ढाई बजी रहती हैं, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है कि कोई तो है जो रोड पे ही, उसका जो घर होता है वो रोड के एक साइड होता है और रोड के दूसरे साइड जो होता है वो और लोगों का घर होता है और लाइन से घर रहते हैं और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब सोता रहता है तो उसे आवाज़ आती है कि जैसे कि कोई तो चल रहा है और कोई ऐसी नुकीली चीज़ वो लिया है जिसे वो मतलब रगड़ते हुए जा रहा है। तो रगड़ने पे जो आवाज़ आती है वही उसे आती है और काफ़ी तेज़ी से वो आवाज़ आती है। ऐसा लगता है मानो कोई एक बार आ रहा हो फिर वहीं से पीछे मुड़ के दोबारा जा रहा हो, और ये एक बार नहीं ऐसे ही होता रहता है। तो राहुल जो होता है वो काफ़ी सोने की कोशिश करता है लेकिन काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगने लगती है और पहले से उसके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ होता है ब्रेकअप वगैरह की वजह से। तो उसे जब काफ़ी गुस्सा लगती है तो वो दरवाज़ा खोल के फाइनली निकल जाता है बाहर देखने के लिए कि कौन है जिसका दिमाग ख़राब है रात में ये सब कर रहा है। तो जब वो दरवाज़ा खोल के निकलता है और देखता है तो उसे वही लड़की नज़र आती है, वही लाल सूट वाली लड़की क्रीपी स्माइल देती रहती है और जो वो चीज़ रगड़ रही होती है वही वो हथौड़ा होता है। तो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है और इतनी तेज़ चिल्लाता है कि उसकी बिल्डिंग में जितने भी 2-3 कमरे थे जहाँ उसके दोस्त रहते थे उन तक आवाज़ जाती है और वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखते हैं कि राहुल एक कोने में बैठ जाता है अपना सर पकड़ के और चिल्लाने लगता है कि वो मुझे मार देगी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, आखिर वो जिंदा कैसे है और वो यहाँ तक कैसे आ गई। और बहुत तेज तेज चिल्लाता रहता है और उसके सारे दोस्त जो रहते हैं और अगल बगल के जो भी लोग इकट्ठा हुए रहते हैं उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहा है। और तो उसके दोस्त काफ़ी शांत कराने की उसे कोशिश करते हैं कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ, लेकिन वो काफ़ी डर चुका हुआ होता है और यही चीज़ें बार बार दोहरा रहा हुआ होता है। तो उसके दोस्त उसे उसके रूम में लेके जाते हैं और उसके दोस्त भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं। और उसके दोस्त भी जानते रहते हैं कि उसका ब्रेकअप हुआ है 2 दिन पहले और वो डिप्रेशन की दवा ले रहा है और ड्रिंक वगैरह भी करता है। उसके रूम में लेके जाते हैं उसे और सब लोग पूरी रात साथ में ही गुजारते हैं। और फिर वो जब सुबह थोड़ा नॉर्मल होता है तो सारी स्टोरी बताता है कि नींबू कटा, ये हुआ, फिर उसको कैसे लड़की दिखाई दी हथौड़ा लेके खुद को मार रही थी, ये सारी स्टोरी। लेकिन उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि सबको पता रहता है कि वो डिप्रेशन की दवा ले रहा है वगैरह, ड्रिंक भी करता है और काफ़ी डिप्रेशन में है इस वक्त। तो उसे लगता है कि यही सब कुछ होगा।
तो उसे कहते हैं कि अगर इतनी तेज़ आवाज़ आ रही होती तो हम लोग भी सुनते, लेकिन उन्हें तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसका मतलब कि ये सब कुछ उसका ही वहम है। और फिर उसे शांत करने के बाद सब अपने-अपने वापस चले जाते हैं कमरे में। तो फिर वो अपनी फैमिली के पास राहुल कॉल करता है, अपने पापा के पास, और उन्हें सारी स्टोरी बताता है। तो उसके पापा भी कहते हैं कि तुम पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, जो डिप्रेशन वगैरह है वो हो सकता है कि उसकी वजह से हो रहा हो। लेकिन फिर वो कहता है कि ये सब डिप्रेशन की वजह से कैसे हो सकता है पापा। और फिर वो सब नींबू वाली और मिर्च वाली जब स्टोरी बताता है तो उसके पापा जो रहते हैं इन सब में थोड़ा बिलीव करते रहते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह में। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई टेंपल हो तो तुम वहाँ पे जाके मिलो और किसी बाबा वाबा को देख लो। तो उसके घर के पास ही एक हनुमान जी का टेंपल होता है। तो उस टेंपल में वो चला जाता है। तो वहाँ पे जाके वो मतलब बाबा से सारी बात बताता है। तो बाबा थोड़े बूढ़े हो गए रहते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है उन्हें। तो बाबा बताते हैं कि बेटा तुमने जो नींबू मिर्चा खाया था वो कोई आम नींबू मिर्ची नहीं थे। वो एक फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, जिससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने वहाँ नींबू मिर्चा रखा था। और कहा जाता है कि इस नींबू मिर्ची वगैरह को छू लेने से ही उसकी नज़र पड़ जाती है, लेकिन तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है, उसे खा ही लिया है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तो उपाय बताते हैं कि तुम उस नींबू मिर्चा को लेना वापस से, जैसे तुमने देखा था वैसे ही नींबू मिर्चा को सेट करना और उसे ले जाके जिस जगह से तुमने उठाया था उसी जगह पे रख देना और माफ़ी वगैरह मांग लेना जो तुमने किया उसके लिए, कि तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और रात में जिस वक्त तुम्हें वो लड़की दिखाई दी थी उसी टाइम पे तुम्हें जाके उसे वहाँ पे रखना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है और तुम्हें अकेले ही जाना है। तो वो तो काफ़ी पहले डरता रहता है, लेकिन उसे इस सब चीज़ से बाहर निकलना भी था। तो वैसा ही जैसा उसे बाबा बताए रहते हैं वैसा ही करता है, नींबू मिर्चा का सेट बनाता है और उसी जगह पे रखने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो एक थाली में करके नींबू मिर्चा को रख देता है और माफ़ी वगैरह भी मांग लेता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था वगैरह, और अपने घर चला आता है। और उसके बाद से आज तक उसे फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई, ना उसे वो लड़की नज़र आई, ना फिर उसके साथ नींबू मिर्ची का कुछ ऐसा हुआ कि काटने पे वो लाल हो गया हो वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो गोश्त से अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जान चुका है कि उसने एक बड़ी गलती की थी और उसकी सज़ा उसे मिली है। लेकिन अभी भी ब्रेकअप से वो मूव ऑन नहीं कर पाया है इट्स टाइम, और वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आई हो और आपकी लाइफ में भी कुछ नए अनजाने में ऐसा कुछ हो गया हो। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।